गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका लाइव क्लासेस में। सभी लोगों को ठंडी में वेरी वेरी गुड इवनिंग। और रजाई में घुसकर सभी लोग पढ़ाई करेंगे आज। ओके, आज हम लोगों का टॉपिक है जनरल साइंस। ये साइंस सोच लेनी है। गुड इवनिंग विष्णु, बहुत बहुत गुड इवनिंग टाइम से आने के लिए। जनरल साइंस ये 9वीं 10वीं वाली जनरल साइंस नहीं है, पूरा रट्टा नहीं मारना है। आवाज़ क्लियर आ रही है विष्णु? आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है विष्णु? आज के जो क्लासेस है जनरल साइंस क्लासेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए हम लोग गुड इवनिंग उपेंद्र, गुड इवनिंग। सही समय पर आप लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे स्टूडेंट हैं हम लोग। हम लोग साइंस को रट्टा मार नहीं पड़ेंगे। हम लोग इस जनरल साइंस में सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। पूरे महाभारत पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ओके, तो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, ऐसे जो आपका स्क्रीन दिखा है मुख्यतः 2 शाखाएं होती है, लेकिन पार्ट एक नेचुरल साइंस हो जाता है, एक फिजिकल साइंस हो जाता है। बट ऐसे 3 टाइप्स हम लेते हैं। एक भौतिकी विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान। ओके, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिकी विज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी बीपीएससी का भी पेपर हुआ था, फिलहाल में कल ही हुआ था। उतना सबसे अधिक क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछता है। कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जानना चाहता है कि जो हमारे यहाँ जॉब करेंगे एम्प्लॉय, उनको अपनी बॉडी के बारे में, बायोलॉजिकल जो जनरल चीज़ है उनको पता है कि नहीं है। ओके, हाँ उपेंद्र, आपका रिप्लाई आ रहा है, सुनाई दे रहा है? ओके, तो जनरल साइंस में 3 टाइप हम लोग पकड़ेंगे। एक हो जाएगा हमारा फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी। तो पहला हमारा टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स में ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कर पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है इसके बारे में हम लोग लूसेंट का सहायता लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। विज्ञान जिसे बोला, इसमें लिखा है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि साइंस का उत्पत्ति के किस शब्द से हुआ था, तो लैटिन शब्द से हुई थी, सिटिया से हुई थी। ओके, सिंटिया शब्द का था, जिसका अर्थ ज्ञान, नॉलेजेस या टू नॉलेज था। ओके, भौतिकी विज्ञान हम जाने पहले होता क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परंपरागत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, मैटर एंड एनर्जी की जो इम्पोर्टेंस रिलेशंस है, इम्पोर्टेंस स्टडीज़ है, एक्सपीरियंसेस है, उसकी अध्ययन की जाती है एंड फिजिकल प्रोसेस में। ओके, कुछ टॉपिक है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, ध्वनि साउंड, ऊष्मा यानी हीट,
प्रकाश यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, चुंबक यानी मैग्नेट्स, आधुनिक परमाणु भौतिकी मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इस टाइप से हम लोग अभिषेक रंजन, ओके ओके, क्या हुआ विष्णु? अभिषेक रंजन कुछ हो गया क्या? ठंडी तो नहीं लगने लगी? तो मैकेनिक्स फिजिक्स का जो हमारा पार्ट किया गया है, जो हमारा ऐसा यहाँ पर फिजिक्स का जो पार्ट किया गया है, पहले इसके बारे में जानते हैं। यांत्रिक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जनरली हम सॉलिड मटेरियल्स की स्टडी करेंगे, कुछ इक्विलिब्रियम सिस्टम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। उसके बाद ध्वनि में किस टाइप से हम ध्वनि सुनते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट कैसे होता है, हम वो अपनी अपनी आवाज़ आपके साथ कैसे पहुंचाते हैं। मानते हैं हवा एक माध्यम है, लेकिन बट कुछ तरंगे होती हैं, उससे हम वेव होते, कैसे हम अपनी ध्वनि को आपके साथ पहुंचाते हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या बन सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर देखा जाए तो फिजिक्स में, मैकेनिक्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अगर रिले में अगर बात करें तो रिले में मैकेनिक्स से पूछेगा, क्योंकि जितने भी मैकेनिज्म में है, जितने रिले पार्ट्स हैं, वो मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म से बनकर रिले मशीन्स बनते हैं। ये तो मोर देन 2-5 मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म, 4 मैकेनिज्म पेयर बनते हैं, उससे बहुत सारे इंजन्स बनते हैं। कुछ जो यूज होता है हमारे सॉलिड मटेरियल्स के लिए। उसके बाद उसमें आ जाएगा हीट, फिर इसमें आएगा थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी, जीरोथ लॉ, ये सब टॉपिक होंगे जो काफ़ी एक का रिले के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जिससे एनर्जी होगा, एनर्जी डू नॉट क्रिएटेड, एनर्जी डू नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी वन फेज चेंज टू अनदर फेज। मतलब एनर्जी को एक फेज से दूसरे फेज में चेंज कर सकते हैं, ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न एंड एटॉमिक एनर्जी पढ़ेंगे, परमाणु। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, जो छोटे छोटे मैग्नेटिक्स छोटे पार्ट है उसके मैग्नेटिक चुंबक पढ़ेंगे। ये हमारा है टॉपिक। मेरी आज काफ़ी लोग आते जा रहे हैं। सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, अब आते हैं हम लोग यांत्रिक। पहला हमारा टॉपिक है यांत्रिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म। जितने बच्चे ITI वाले अगर यहाँ पर हैं, अगर वो पॉलिटेक्निक करने जाएंगे तो पहला सेकेंड ईयर में ही सब पढ़ने का आ जाएगा मैकेनिज्म, मैकेनिक्स में काफ़ी ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो इसमें है, आपको पढ़ना हो जाएगा। ओके, मैकेनिक्स। तो पकड़ते हैं हम लोग। अब आते हैं इसमें क्वांटिटी। कुछ बच्चे हैं जिनको आज क्वांटिटी मैं पढ़ाया हूँ, मापन पढ़ाया हूँ आज। क्वांटिटी, जिससे देखो क्वांटिटी हमको याद नहीं करना होता है। क्वांटिटी क्या होता है ये सब जानते हैं। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है उसे हम राशि कहते हैं। जनसंख्या है, वायु, व्यक्ति, सब जो क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटीज जो भौतिक राशि होते हैं, केमिकल क्वांटिटीज ये जो रसायन होता है, ये फिजिकल क्वांटिटीज में लिखा है। भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिकी राशियाँ कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी। देखो फिजिक्स एक इमेजिनेशन की चीज़ है, एक सोचने की चीज़ है कि देखो भौतिकी, फिजिकल जो बोला है नहीं, जो हमारा अब क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। हमने वस्तु का द्रव्यमान पता किया, यानी कितने क्वांटिटी का है, उसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे, परिणाम पता करेंगे। अब बल, कितने बल लगा रहे हैं, कितने न्यूटन के बल लगा रहे हैं,
कार्य कितने जूल काम कर रहे हैं, हम 10 जूल काम कर रहे हैं, 15 जूल काम कर रहे हैं, कितनी ओवर काम कर रहे हैं, डिस्टेंस यानी कितने हम डिस्टेंस कितने मीटर दौड़ रहे हैं, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज के वर्क हो जाते हैं, इसीलिए ये भौतिक राशियाँ कहलाती है। ओके, तो ये दो प्रकार के होती हैं, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी से और वेक्टर क्वांटिटी से काफ़ी बनते हैं, इसीलिए इसको हम ध्यान में देंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ओके, स्केलर क्वांटिटी, एक मिनट देखो, स्केलर क्वांटिटी इसमें जो लिखा है उसके बाद बता दे रहा हूँ। वैसे जो राशि होती है, जो ऐसे स्केलर्स होती हैं, ऐसी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होती है, डू नॉट डिपेंड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती, ओनली फॉर डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड। फिर सुनिए, ओनली फॉर डिपेंडेंट, ऐसी क्वांटिटी जो ओनली फॉर डिपेंडेंट मैग्नीट्यूड, यानी वैसी राशि जो परिणाम पर डिपेंड होती है, वैसी राशि को हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, इसमें दिया हुआ है द्रव्यमान, घनत्व यानी मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, समय, टाइम, चाल, स्पीड, तो इत्यादि जितने भी हैं, ये सब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हमको डिफिनेशन का सिर्फ इतना ध्यान देना है, जो भी फिजिकल प्रोसेस जो हो रहा है, उसमें जो भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, यानी फिजिकल प्रोसेस एंड डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनी फिजिकल वर्क एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो जैसे द्रव्यमान हो गया, हम द्रव्यमान को वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई देश सामान दे दिया जाए, तो आपसे क्या पूछता जाता है? अगर 1 केजी चावल दिया जाए तो क्या पूछता है कि चावल किस दिशा में जा रहा है? नहीं ना, अगर 1 केजी चावल दे दिया जाए तो ये नहीं पूछता किस दिशा में जा रहा है, ये कहा जाता है कि ये जो कितने केजी का है। ओके, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, हम लोग धीरे धीरे क्लास को अच्छे से लेके चलेंगे। ये तो स्टार्ट किए हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आधे केजी का है, 2 केजी का है, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहेंगे कितने केजी का है, सॉरी ये कहेंगे कितने केजी का है, यानी उसके मैग्नीट्यूड पता करेंगे, कितने उसके परिमाण क्या। द्रव्यमान यानी मास, इसकी मास कितनी है, घनत्व डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री टेम्परेचर, डिपेंड करते हैं। अगर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो इस सर्किट में कितने एम्पियर के करंट फ्लो हो रहा है। कुछ ITI वाले पर्सन हैं, इस सर्किट में कितने एम्पियर का मतलब करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो ये एम्पियर क्या है, ये क्या बता रहा है, उसके मैग्नीट्यूड बता रहा है, नॉट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, वो डायरेक्शन इंक्लूड नहीं कर रहा, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड कर रहा है। ओके, यानी उसका परिणाम कर रहा है। तो कहने के मतलब है कि इसको हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सदिश राशि, सिंपल भाषा, जिनमें दोनों है, जिनमें दोनों राशियां हैं, जिसमें दोनों राशियां हैं, वो हमारा हो जाएंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। आप देखिए, यहाँ पर देखते हैं, वैसे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती है, वैसे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे हम सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय वेग, कोणीय वेग। क्यों? क्योंकि अगर
विस्थापन होगा तो विस्थापन क्या बोलते हैं, एक निश्चित दूरी के समय अंतराल में वेग में परिवर्तन के दौर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो एक निश्चित दूरी में एक दिशा तय करता है विस्थापन में, इसीलिए इसको हम कहते हैं सदिश, क्योंकि डायरेक्शन डिनोट कर रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट वही स्पीड की बात आ जाती है चाल में, तो उसमें नहीं करता है, चाल में नहीं, वही चाल में भी दूरी तय करता है लेकिन किस दिशा में करता है, एक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समय अंतराल में बोला जा रहा है, बट इसमें एक दिशा तय करता है, इसीलिए विस्थापन को सदिश राशि कहा जाता है। बल बराबर क्या होता है, बल को सदिश राशि क्यों बोला गया, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है फोर्स इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा एक मैग्नीट्यूड, उसका तो हम कोई भी करेंगे मैग्नीट्यूड कर देंगे, बट जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में टी, यानी वेग होगा, सिंपल भाषा वेग हमारा क्या होता है, सदिश राशि है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सदिश राशि है। जब वेग सदिश राशि है तो बल क्या हो जाएगा हमारा, एक सदिश राशि होता है, कोणीय वेग से रेखीय वेग, रेखीय संवेग, वही बात है, संवेग आ गया सदिश, विस्थापन आ गया, वेग आ गया, कोणीय वेग, त्वरण, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित करता है, क्षेत्रीय चुंबकीय, ये सब जितने होते हैं ये सब क्या हो जाते हैं, सदिश राशि होती है। ऑब्जेक्टिव में रिले में सब पूछे जाता है, रिले ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं कि राशियां पूछती है, अगर राशियां पता रहेंगी तभी आप ऑप्शन में, एक दो क्वेश्चन आते हैं, रिले में आते हैं, एसएससी में आते हैं, कहीं आए ना चाहे एसएससी में आते हैं, रिले में आते हैं, जितने भी एक ग्रुप डी और सी तक लेवल का जॉब है, कलर का हो गया, एसएससी का, इसका हो गया क्या बोलते हैं, एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का हो गया, रिले में हो गया, ये सब इसमें सब क्वेश्चन पूछता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे वाली टॉपिक में। यहाँ तक क्लियर है कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, सब क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? साउंड क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे आपके मात्रक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आखिर मेजरमेंट का यूज क्या होता है, मेजरमेंट का आखिर क्या काम होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज क्या होता है, आखिर हमको क्यों पढ़ना पड़ता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आखिर हम लोग क्यों पढ़ते यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पढ़ते हैं ना जी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आते हैं क्यों पढ़ते हैं, भैया ध्यान देते हैं। हाँ आते हैं, इसमें एक बार इसके अनुसार बता दिया जाए, किसी भी मापन के सिद्धांत को
मात्रक आए थे। यूनिट किसे कहते हैं ये डिपेंड नहीं रखता है। यूनिट किसे कहते हैं आपको सबको पता होगा। यहाँ ऐसे नहीं सब बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सभी होशियार बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। यूनिट क्या होता है यहाँ सबको पता है। क्या आवाज़ मेरा क्लियर आ रहा है आप लोगों को? आवाज़ क्लियर आ रहा है? हेलो, आवाज़ क्लियर आ रहा है? उपेंद्र रिप्लाई, सुधीर रिप्लाई, आवाज़ क्लियर आ रहा? विष्णु, विष्णु आवाज़ क्लियर आ रहा है? चलो क्लास लेते हैं। सॉरी, इसे बोला गया अर्थात किसी भी राशि को माप करने के लिए उसकी राशि के एक निश्चित परिणाम को मापन मान लिया जाता है। ओके, देखो मात्रक क्या होता है। मात्रक किसी भी, मान लो अगर हम आपको एक, मान लो ये चावल दे, थोड़ा सा बोलेंगे चावल का एक बताओ क्या है, कितने केजी है, तो केजी बोलेंगे ना, केजी बोल रहे हैं ना, कि यूनिट डिनोट कर रहे हैं ना। उसी तरह तो मात्रक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मात्रक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मात्रक, सॉरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ द यूनिट। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड ड्राइव्ड यूनिट। फर्स्ट फंडामेंटल यानी मूल मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट इन द डिपेंडेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट इज कॉल्ड इज फंडामेंटल यूनिट। वैसा यूनिट जो खुद पर डिपेंड होता है, यानी मूल मात्रक खुद पर डिपेंड होता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। और व्युत्पन्न मात्रक अनदर पर डिपेंड होता है, अदर पर्सन पर डिपेंड होता है, उससे हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मतलब मूल मात्रक पर डिपेंड होता है, और कौन सा मूल मात्रक पर ही डिपेंड होगा। जैसे हमारा मूल मात्रक होगा क्या होगा, मीटर। हमारा मीटर मूल मात्रक सिंगल पर्सन, और व्युत्पन्न मात्रक मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो कहने के मतलब जिसे दो यूनिट कंबाइंड होते हैं, सिंपल भाषा, आज एक एग्जाम्पल दिए थे कोचिंग में कि जिसे अगर एक आदमी कुंवारा है तो मूल मात्रक है, शादी हो गया तो व्युत्पन्न मात्रक है। एग्जाम्पल दिए थे हम लोग आज, आदमी कुंवारा है तो मूल मात्रक है, और शादी हो गया तो व्युत्पन्न मात्रक है। क्योंकि शादी होने के बाद दो लोग हो जाते हैं ना जी, ऐसे ही होता है ना। इसीलिए अगर सिंगल पर्सन है तो मूल मात्रक है, और शादी हो गया तो व्युत्पन्न मात्रक है। तो अब आते हैं सिंपल वाले आदमी का फंडामेंटल यूनिट्स। एंड द फंडामेंटल यूनिट्स जस्ट डिपेंड ऑन द सेल्फ पर्सन, इट इज कॉल्ड इज फंडामेंटल यूनिट। ड्राइव यूनिट अदर पर डिपेंड होता है, ड्राइव यूनिट होता है। ओके, आते हैं हम लोग आगे के टॉपिक पर। आखिर यूनिट क्यों बनाया गया जी? यूनिट थ्री टाइप से बनाया गया। एक यूनिट होता है, यूनिट को थ्री टाइप से किया गया। एक तो हमारा हो गया आपका एफएस यूनिट। यूनिट को मतलब सिस्टम बनाया था, 3 सिस्टम बनाया गया था। एक एफएस हो गया, एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया। ओके, अधिकांश एग्जाम में एमकेएस, सीजीएस और एक होता है डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र भी एग्जाम में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव की तरह। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सेट कर लें हम लोग। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, आपके सामने है फंडामेंटल यूनिट जो हम बता चुके हैं। उसके बाद आपके है ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे मीटर, सेकेंड एंड किलोग्राम,
ओके, ड्राइव यूनिट के एग्जाम्पल हो जाएंगे बल, क्योंकि बल क्या होता है, F बराबर ए में, F बराबर ए में मास इंटू एक्सिलरेशन। उसके बाद दाब होता है प्रेशर, दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। कार हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, और पास्कल ये सब क्या होते हैं, द्वितन मात्रक होते हैं, शादीशुदा इंसान। सिस्टम ऑफ यूनिट, 3 टाइप से सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए थे, मतलब मात्रक की पद्धतियाँ। पहला था CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्टिव के बताइए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है। CGS जो पद्धति था, इसे कौन सा पद्धति बोल सकते हैं, इसको फ्रेंच ऑब्जेक्टिव में किस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिए, किस पद्धति को फ्रेंच पद्धति बोलते हैं, ये आपको बता देना है। फ्रेंच पद्धति किसको कहते हैं, फ्रेंच पद्धति। नमस्कार लवर बॉय, कौन है जी लवर बॉय, नमस्कार। फ्रेंच सब लवर है, कोई एग्जाम के लवर में है तो कोई किसके लवर में है, कोई लड़की के चक्कर में लवर में है, तो कोई एग्जाम के प्यारे हैं तो कोई किताब के प्यारे हैं। अच्छी बात है, नमस्कार नमस्कार, एंजॉय करिए, जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए। पहले इस शादीशुदा इंसान को देख लेते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका कि फ्रेंच पद्धति किस पद्धति का है, तो आपका ऑप्शन में रहेगा CGS पद्धति, FES पद्धति एंड MKS पद्धति, और 4 ऑप्शन रहेगा नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो CGS पद्धति ऑप्शन इज राइट आंसर, CGS पद्धति। ध्यान रखिए, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, कौन सी पद्धति का आता है, CGS पद्धति, FES पद्धति, MKS पद्धति। तो आंसर इज द राइट फ्रेंच पद्धति। स्क्रीन पे है, रेड में दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा उसको। उसके बाद आता है FES पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। इस पद्धति की लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रा को फुट पाउंड सेकेंड। ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति जो है इसका यूज करते हैं। अब ब्रिटिश, ये भी देखिए, हमको सबको यहाँ पता होगा, जितने लाइव आ रहे हैं लड़के सबको पता होगा कि CGS पद्धति क्या होती है, FES पद्धति क्या, लेकिन पता क्या करना है कि फ्रेंच जो होता है किस पद्धति के अंदर आता है, मैट्रिक पद्धति किस पद्धति के अंदर आता है, ब्रिटिश पद्धति किस पद्धति के अंदर आता है, FES पद्धति के अंदर आता है। ओके, अच्छा गोविंद है लवर बॉय, चलो 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग। MKS पद्धति, आते हैं हम लोग MKS पद्धति पर। MKS पद्धति ओके। MKS पद्धति, इस पद्धति की लंबाई, द्रव्यमान, समय देनी। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, और S मतलब सब जानता है सिस्टम होता है। सिंपल भाषा। देखो ये 3 पद्धतियाँ बनाया गया, बहुत सारे खिचड़ी हो गया, सबके दिमाग में खिचड़ी चलने लगा, तो सभी यहाँ के साइंटिस्ट दो, यहाँ के इंजीनियर्स दे, इंडिया के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, अलग अलग देश की जो सभी देश के जो इंजीनियर्स दे, अलग अलग। देखो बिजनेस होता है, इंटरनेशनल जो मार्केट होता है, जो इंडिया से काम आते हैं, बाहर जाता है, बाहर से काम, USA का काम काफ़ी गुजरात में होता है, तो वहाँ का जो ड्राइंग आता है उसमें कुछ अलग रहेगा, यहाँ के ड्राइंग में कुछ अलग रहेगा। कैसे काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कौन पद्धति, किस पद्धति को माना जाए कि सब लोग उसको अप्रूव करें। तो एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में SI सिस्टम का गठन किया गया था, SI यूनिट का गठन किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, इसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें देखो क्या ध्यान रखना है कि ये गठन कब हुआ था, 1960 ईस्वी में गठन कब हुआ था, ये ध्यान रखना है। 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय लेवल
अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति का गठन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। किस पर्पज से हुआ था? पर्पज ये था कि सभी देश का अलग अलग यूनिट सिस्टम था, इसीलिए एक सिस्टम बनाने के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम मार्केट को बनाए रखने के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम पर हमको काम करने के लिए अगर हम कहीं जाकर बोले तो कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए संशोधित कर कर एक पद्धति बनाया गया था जिसका नाम था सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई यूनिट। ओके, 1960 में माप तौल के अभिनिवेश में। ओके, इसमें पद्धति में प्रयोग किया, जिसमें से पद्धति में 7 इसमें रखा गया था, 7 मूल मात्रक रखा गया था और 2 संपूरक मात्रक रखा गया था, सप्लीमेंट्री यूनिट रखा गया था। ओके, अब आते एसआई के 7 मॉड्यूल। अब ध्यान रखते हैं कौन कौन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ध्यान रखिएगा, हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। 7 मूल मात्रक होता है, ध्यान रखना है, और 2 संपूरक मात्रक होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ओके, यूनिट होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट। अब कौन कौन होते हैं 7 ये भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक सभी का क्लियर है ना जी? कोई ऐसा है नहीं ना जिनका डाउट ही डाउट है? अरे होगा तो क्या दिक्कत, सब क्लियर हो जाएगा। इंसान से बढ़कर थोड़ा डाउट है। ओके, ठंडा लग रहा है ना सबको? मज़ा लेते रहो, पढ़ते रहो, हम पर नहीं, इस किताब कॉपी पर। चलो आते हैं लंबाई। लंबाई लेंथ ये भी एक था, 7 फंडामेंटल यूनिट के अंदर आता है। ओके, मीटर, ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। 1 मीटर वह दूरी होता है जिसमें प्रकाश निवात में 1/299792458 सेकेंड में तय करता है। ध्यान रखिए, 1 निर्वात में, यहाँ देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब हमको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेगा, बट थोड़ा सा टॉप लेवल का हो जाएगा। प्रकाश निर्वात में 1 मीटर की दूरी में एक पे इतना तय करता है, थोड़ा सा लेकिन जान लेते हैं। उसके बाद आता है मास, द्रव्यमान। ओके, जिसका मूल किलोग्राम क्या होता है? मूल मात्रक किलोग्राम होता है। लेंथ का मीटर हो जाता है, लेंथ का मीटर हो जाता है मूल मात्रक में, और द्रव्यमान का किलोग्राम, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट IBW, अब यहाँ रखें, IBWM का फुल फॉर्म कभी आ जाता है ऑप्शन में, मान लीजिए आ गया IBW स्टैंडर्ड 4, तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ओके, सुरक्षित ने प्लेटिनियम मिश्र धातु के बने हुए वेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। कौन सा धातु होता है जी? प्लेटिनियम, इरिडियम मिश्र धातु, सॉरी, कहते हैं। ओके, संकेत में केजी कहते हैं, जिसको संकेत में क्या कहते हैं? इसको केजी कहते हैं। अब आते हैं समय। समय का मूल मात्रा क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड हो जाता है। अब समय क्या? सीजियम 130 परमाणु के मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्रोतों से हाइफरनिक लेवल्स के बीच संक्रमण ट्रांजिशन से उत्पन्न ये आवर्तों का, ये सब याद को इतना कोई याद करने जरूरत नहीं है, उतना पेपर हाई लेवल में नहीं पूछता है, बस ना जानेंगे कि इसका मूल मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। अब विद्युत धारा का मूल मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, सबको पता है। एम्पियर 1 मीटर की दूरी पर, देखो, यदि 2 लंबे और पतले तारों के निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो उसके परिणाम कुछ ITI वाले हैं, बताइए जी क्या होगा?
कि समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तारों के बीच मीटर की लंबाई में 2 इंटू न्यूटन बल लगाने तो अच्छा 2 इंटू -7 न्यूटन बल लगाने लगे तो विद्युत धारा उस परिणाम को 1 एम्पियर कहा जाता है। ध्यान रखिए 1 एम्पियर बराबर कितने हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻, कितने बल हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन बल लगाने पर विद्युत धारा उस परिणाम को 1 एम्पियर कहा जाता है। ओके, जिसको प्रतीक करते हैं ए से। ये सभी को यहाँ पे काफी इलेक्ट्रिकल वाले हैं। अमित ITI ना जी, आवाज क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टॉपिक टेम्परेचर, जिसको केल्विन बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट है 273.16 वे भाग को केल्विन कहते हैं। उष्मा ताप के 1/273 भाग 0.16 को भाग को केल्विन कहते हैं, जिसको हम प्रतीक के से कहते हैं। अब ज्योति तीव्रता कैंडेला, सूखे कहते हैं कैंडेला 1/683 वाट। ओके, ये सब याद रखना है बस। देखो, यदि धन कोण के अंदर प्रति सेकेंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो 1 वाट रेडियन कहते हैं। इस लाइन को ध्यान रखना है। ऊपर बस ध्यान रखना है कि ज्योति तीव्रता कैसा ही मात्रक मूल मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। अब कुछ नहीं ध्यान देना है, सीधे नीचे ध्यान देना है कि 1 जूल प्रकाश ऊर्जा पर उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट रेडियन ओके कहते हैं। अब आते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां तक हुआ, किसको किसको कुछ डाउट है बताइए, कमेंट में कर सकते हैं। यहां तक डाउट? यहां तक डाउट किसी को? रिप्लाई क्या आवाज जा रही है? मेरा जा रहा है, जा रही नहीं है, लड़की नहीं हूं मैं। क्या आवाज जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज नहीं जा रहा है? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर है, ये देखते हैं सिंपल भाषा, एटम्स